तो गाइस, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। और जो हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें कि हम फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है अभी करंट टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं, क्या इनका नेक्स्ट वर्जन होगा, और क्या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जो हमने अभी तक नहीं सुनी है वो इमर्ज होंगी विद टाइम, जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को शेप करेंगी। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें ये भी डिस्कस करेंगे हम कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं मूवीज़ के, ठीक है, जो एकदम साईफाई हैं और जो कि पॉसिबल है और लॉजिकल है, मतलब फ्यूचर में जो हो सकता है। तो फिलहाल हम एआई एंड कंप्यूटिंग पे बात कर चुके हैं, हम फिजिक्स पे बात कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बायोलॉजी पे। ठीक है, तो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कैसे इंटीग्रेट होती है ह्यूमंस के साथ, कैसे अभी कैसे काम कर रही है, आगे कैसे होगी, या फिर अभी क्या है इसमें एकदम नई चीज़ें उभर कर आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल जो फर्स्ट हमारा वर्टिकल रहेगा वो है जीन एडिटिंग। ठीक है, जीन एडिटिंग की फील्ड में क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो जीन जीन्स को हम एडिट करने जीन्स को एडिट करना अनेबल कर देती है। आप इसको ऐसा समझो कि जीन्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन है। और अगर हमें मान लो कि उसेन बोल्ट की जैसी एंड्योरेंस चाहिए या ऐसी रनिंग स्पिरिट चाहिए, तो हम उसको स्टडी करेंगे उसेन बोल्ट की जीन्स में ऐसा क्या है जो उसे अलग बनाती है। ठीक है, या फिर जो उसने विद विद टाइम जो डेवलप करी है वो उसकी जीन्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, हमने उस हिस्से को काटा, ठीक है, किसी नॉर्मल इंसान की जीन्स में डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल इंसान है वो भी उसेन बोल्ट की कैपेबिलिटीज़ रख सकता है। ठीक है, और वो आगे जाके उसके जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जीन्स क्योंकि इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, उसकी कैपेबिलिटीज़, ठीक है, उसके वो क्या डिसीज़ से वल्नरेबल रहेगा, और क्या उसमें अच्छाई बुराइयाँ होंगी। ठीक है, क्या किसी ने चीज़ें डेवलप करी हैं, ठीक है, विद एज, ये सब कुछ जीन में स्टोर होता है। अगर हम जीन को ही एडिट कर देंगे, आप समझ रहे हो, जैसे एक वीडियो एडिट करी, उसमें नया पार्ट डाल दिया, तो फिर वो वीडियो थोड़ी बहुत कस्टमाइज हो गई, मॉडिफाई हो गई, तो वैसे ही हम क्रिस्पर से आज की डेट में भी किसी फिजिकल स्पोर्ट्स के एबिलिटीज़ को हम एडिट करके लगा सकते हैं। ठीक है, हम किसी का कोई भी टैलेंट, कोई म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई क्या बोलते हैं, कोई स्विमिंग में बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा है, एक्स वाई जी जो भी आप उठा लो चीज़ें, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें तो जैसे कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो उसका जो जीन होगा, ठीक है, उसमें अगर हम पढ़ने वाली जो एबिलिटी है उसको हम सीजर करके हम किसी नॉर्मल ह्यूमन में लगा दें, तो हो सकता है वो जो नेक्स्ट बंदा हो जिसके में वो डलें, वो पढ़ने में तेज हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जीन्स का एडिटिंग का क्रिस्पर के थ्रू। तो सोचो कि डीएनए एक लंबी किताब है जिसमें तुम्हारी बॉडी का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिखा है। ठीक है, क्रिस्पर क्या करता है, ये उस किताब में जाके एग्जैक्ट वर्ड ढूंढता है, गलत लाइन कट करता है, और उस जगह नया करेक्ट टेक्स्ट चिपका देता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये डीएनए का सर्जिकल सीजर है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक डिसीज ठीक की जा सकती हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी को कोई डिसीज़ है, ठीक है, वो उसके जेनेटिक है। ठीक है, जैसे मान लो किसी को एच आई वी एड्स है। ठीक है, उसको फादर या मदर या फिर किसी और तरीके से उसकी जीन्स में आ चुका है, तो उसको हम वहाँ से कट करें और किसी नॉर्मल इंसान का जो है जीन कॉपी करके या फिर जीन एडिटिंग करके हम उसमें लगा दें, तो जो जेनेटिक डिसीज़ है वो किसी इंसान की सही हो सकती है। ठीक है, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाया जा सकता है। मान लो किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, तो उसको किसी पहाड़ों पे रहने वाले जो मतलब बड़े रफ टफ होते हैं, ठीक, या फिर कोई क्लाइंबर है, ठीक है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह सकते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह के टेम्परेचर से होकर आया, तो उसकी जीन्स काट लो, ठीक है, और इसके में लगा दो, तो इम्यून सिस्टम जो है उसका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं आज भी। ठीक है, इवन
फ्यूचर में ट्रेड्स भी मॉडिफाई हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था। तो बेसिक बेसिक एडिटिंग कैसे हो सकती है, सिंगल लेटर करेक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, डीएनए 4 लेटर से बना होता है, जैसे A T C G। ठीक है, और कभी कभी सिर्फ एक लेटर गलत होता है, तो इस पर पूरा कट करता है। बेस एडिटिंग क्या करेगा, आपका सिर्फ एक लेटर को चेंज करता है विदाउट कटिंग द डीएनए। तो इससे क्या होगा, जैसे सपोज कैट है, ठीक है, कैट को बैट बनाना है तो CAT है, वो BAT है। ठीक है, बिना पेज फाड़े आप कैट को बैट बना सकते हो, सिर्फ एक लेटर चेंज किया आपने, C, ठीक है, और उसकी जगह रिप्लेस किया B। तो ये ज़्यादा सेफ और प्रिसाइज है, इसको हम बोलते हैं बेस एडिटिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल लेटर का करेक्शन होता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो हम बायोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्राइम एडिटिंग। ठीक है, सर्च एंड रिप्लेस टूल। अब इसमें क्या होता है कि अगर क्रिस्पर सीजर था, ठीक है, और बेस एडिटिंग पेन करेक्शन है, तो प्राइम एडिटिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइंड एंड रिप्लेस फीचर समझ लो डीएनए में इंटीग्रेट हो गया हो। इसको आप ऐसे समझो कि ये क्या करेगा, ये गलत सीक्वेंस ढूंढेगा, जहाँ पर भी सीक्वेंस जो है वहाँ पर गलती है उसको जाएगा, रिमूव करेगा और नया एग्जैक्ट सीक्वेंस डालता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, गया, ठीक है, चीज़ों को देखा और समझा कि हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पर एनोमली है। एनोमली मतलब कि कुछ मिसिंग है या मिस्टेक है, उसको गया रिमूव किया और एकदम नया सीक्वेंस बना दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये नेक्स्ट जनरेशन प्रिसीजन टूल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आती है mRNA। ठीक है, mRNA प्रोग्रामेबल थेरेपीज, ये बॉडी को टेम्पररी इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बॉडी सेल्स प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, तो mRNA क्या करेगा, बॉडी को टेम्पररी मैसेज भेजेगा कि ये प्रोटीन बनाओ। ठीक है, जैसे कोविड वैक्सीन में हुआ था, ये डीएनए को चेंज नहीं करेगा, लेकिन टेम्पररी इंस्ट्रक्शन दे देगा। ठीक है, फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है, कैंसर थेरेपी हो सकती हैं, कस्टम प्रोटीन रिपेयर हो सकता है, रैपिड डिसीज रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इससे हो जाएंगी mRNA से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आता है AI प्रोटीन मॉडलिंग। ठीक है, अल्फा फोल्ड टाइप सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, प्रोटीन बॉडी का वर्कर है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रोटीन का जो 3D शेप है, ठीक है, प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। तो AI क्या करता है, एमिनो एसिड सीक्वेंस देखता है, ठीक है, प्रेडिक्ट करता है कि ये फोल्ड होके कैसा शेप बनेगा। अगर जो शेप है, ठीक है, और जो शेप है वही आपका शेप ही फंक्शन डिसाइड करता है। इसका मतलब ड्रग डिज़ाइन फास्ट होगा। ठीक है, डिसीज़ जो है वो, डिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो फास्ट होगी। आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स का जो टाइम है वो ड्रास्टिकली कम होगा। अब AI जो है वो बायोलॉजी को डिकोड कर रहा है। ठीक है, जो जीन ड्राइव्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो जीन ड्राइव्स, ठीक है, ये एंटायर स्पीशीज को चेंज करना हो गया। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जीन्स 50% चांस से पास होते हैं। ठीक है, जीन ड्राइव क्या करता है, आपका एक जीन को फोर्स करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में ऑलमोस्ट 100% पास हो। एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज को इनवर्टाइल बनाना। ठीक है, डेंजर क्या होगा, अगर मिसयूज हुआ तो पूरी स्पीशीज को ऑल्टर किया जा सकता है। ये पॉपुलेशन लेवल एडिटिंग हो गई। ठीक है, अपना सेवेंथ टॉपिक है सोमेटिक वर्सेस जर्म लाइन एडिटिंग। ठीक है, तुम तक या तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन तक। ठीक है, सोमेटिक एडिटिंग क्या करेगा, सिर्फ तुम्हारी बॉडी में चेंज, ठीक है, तुम्हारे बच्चों तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारे तक ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, जर्म लाइन एडिटिंग क्या करेगा, एम्ब्रियो लेवल पे चेंज कर देगा। ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन तक चला जाएगा। तो ये सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एवोल्यूशन को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है वो है एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग, जिसमें डीएनए को टच किए बिना स्विच ऑन ऑफ हो सकता है। अब डीएनए सेम रह सकता है, पर जीन्स जो है वो ऑन ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, एपिजेनेटिक्स क्या करता है, डीएनए को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डिसाइड करता है कौन सा जीन एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे लाइट स्विच। अब इसका यूज़ क्या है, एजिंग रिवर्स रिसर्च में। ठीक है, जो हम यंग होना चाह रहे हैं ओल्ड से, ठीक है, उसकी रिसर्च जो हो रही है उसमें काम आता है ये।
ठीक है, कैंसर कंट्रोल में काम आएगा और स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफाई करने में, ठीक है। बाकी जो लास्ट पॉइंट है अपना वो है क्रिस्पर डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि डिटेक्शन टूल है, ठीक। क्रिस्पर का यूज़ जो होता है, क्रिस्पर का यूज़ करके वायरस या म्यूटेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है इससे, ठीक है। इवन बिफोर सिम्टम्स, सिम्टम्स देखे बिना ही वायरस या म्यूटेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है इससे, ठीक है। इसमें फ्यूचर में क्या हो सकता है, रैपिड पोर्टेबल डिसीज डिटेक्शन डिवाइसेस बन सकते हैं, ठीक है। हम डिसीजेस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, बिना सिम्टम्स को देखे, ठीक है। सिम्टम्स उसके भी बाद में आते हैं, ठीक। और जो लास्ट रहेगा वो रहेगा आपका इन वीवो डिलीवरी वेक्टर्स, ठीक है। टूल को बॉडी में कैसे पहुंचाएंगे, तो जीन एडिटिंग टूल बनाना इजी हो रहा है, ठीक है। रियल चैलेंज क्या है, उसको बॉडी के सही सेल तक सेफ्टी से पहुंचाना, ठीक है। मेथड्स क्या है हमारे पास जो अभी फिलहाल है, वो है मॉडिफाइड वायरसेस, ठीक है, उनको एएवी भी बोलते हैं, ठीक है। और लिपिड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, ये फैट बबल्स होते हैं। तो ये डिलीवरी सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि टेक्नोलॉजी कितनी सेफ होगी, ठीक। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है कि नियर टर्म में, मतलब अगले 5 से 15 सालों के अंदर जो जीन एडिटिंग रियलिटी है, ठीक है, वो कैसे एक्सपेंड हो सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे सिंगल जीन डिसीज इरेडिकेशन की, ठीक है। ये डिसीजेज आपके मोनोजेनिक होते हैं, मतलब एक ही स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन से होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल इसका सिकल सेल, ठीक है, आपका एचबीवी जीन म्यूटेशन, ठीक है। आपका सेकंड पॉइंट है हंटिंगटन्स, इसमें क्या होता है, एचटीटी जीन में सीएजी रिपीट एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक। नियर टर्म रियलिटी क्या है इसकी, क्रिस्पर या बेस एडिटिंग से जो पेशेंट के स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, बॉडी से निकाले जाएंगे, म्यूटेशन करेक्ट किया जाएगा और करेक्टेड सेल्स जो हैं वो वापस ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, ठीक है। मोस्ट थेरेपीज जो एक्स वीवो हेमा टोप्यूटिक स्टेम सेल्स एडिटिंग पर फोकस कर रही हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, फॉर फर्स्ट टाइम लाइफ लॉन्ग डिसीज, वन टाइम जेनेटिक करेक्शन, ठीक है। सेकंड, इन यूटेरो जीन करेक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि फीटस के डेवलपमेंट के दौरान ही म्यूटेशन करेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्ली करेक्शन जो है, मतलब इसका क्या है कि ऑर्गन डैमेज होने से पहले रिपेयर कर देना, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करना, डिसीज मैनिफेस्ट ही ना हो, ठीक है। और टेक्निकल चैलेंजेस में भी क्या है, डिलीवरी सिस्टम जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करे, ऑफ टारगेट म्यूटेशन जो है जीरो के क्लोज हो, और मोसाइसिज्म जो है अवॉइड हो। ये एरिया एक्सट्रीमली सेंसिटिव है क्योंकि ये जर्म लाइन के बॉर्डर लाइन पर आता है, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं डिजाइनर इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस। अब इसमें इसका एग्जांपल समझते हैं, CCR5 जीन एडिट करके HIV रेजिस्टेंस पॉसिबल है। फ्यूचर सिनेरियो क्या है, हम वायरल एंटी रिसेप्टर्स मॉडिफाई कर सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल डिफेंस बिल्ड कर सकते हैं, टी सेल्स जेनेटिकली रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल इवोल्यूशन का फास्ट फॉरवर्ड वर्जन है। रिस्क क्या है, वायरस काउंटर म्यूटेट कर सकता है और बायोलॉजिकल आर्म्स जो है उसकी रेस बिगिन हो सकती है। पर्सनलाइज्ड कैंसर न्यू एंटीजन वैक्सीन्स, ठीक है। ये कैंसर जो है, ठीक है, आपके हर पेशेंट में जेनेटिकली यूनिक होता है। प्रोसेस क्या होता है, ट्यूमर जो है वो डीएनए सीक्वेंस करता है, ठीक है, और यूनिक म्यूटेशन आइडेंटिफाई करो, न्यू एंटीजन, एमआरएनए वैक्सीन डिज़ाइन करो जो इम्यून सिस्टम को टारगेट सिखाए। दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी, ठीक है, नॉट जनरल कीमोथेरेपी, हाइपर पर्सनल इम्यून ट्रेनिंग। टाइमलाइन क्या रहती है, ऑलरेडी इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, फिलहाल तो अभी क्लिनिकल ट्रायल में है। बात करते हैं एम्ब्रियो पॉलीजेनिक ट्रेड स्कोरिंग की। तो ये मोस्ट ट्रेड्स जो होते हैं वो सिंगल जीन से कंट्रोल नहीं होते। इंटेलिजेंस जो है, हाइट जो है, डायबिटीज़ रिस्क, 100 से 1000 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो पॉलीजेनिक रिस्क जो है, PRS बोलते हैं इसको, पॉलीजेनिक रिस्क रिस्क स्कोर, आपका एम्ब्रियो के जीनोम का स्टैटिस्टिकल स्कोर है। डिसीज रिस्क या ट्रेट्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता,
प्रोबेबिलिटी मॉडल होता है। एथिकल एज क्या रहेगा इसका? सिलेक्शन प्रेशर बिफोर बर्थ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्जेविटी, आपका पाथवे एडिटिंग की। ठीक है। अब एजिंग जो होती है वो रैंडम नहीं होती है, वो स्पेसिफिक सेल्यूलर पाथवेज कंट्रोल करते हैं। जैसे MTOR, ठीक है, ये ग्रोथ रेगुलेशन को देखता है। फोक्सो, FOXO, ये आपका स्ट्रेस रेजिस्टेंस को देखता है। जो सर्ट्विन्स हैं ये आपके DNA रिपेयर को देखते हैं। तो नियर टर्म में जीन मॉड्यूलेशन प्लस एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग टू स्लो सेल्युलर एजिंग, increase health span, not just lifespan but health span as well. So टेक्निकल फोकस जो रहेगा उसमें ये रहेगा कि पार्शियल सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग जो है विदाउट ट्यूमर इसके हो जाए। ऑटोइम्यून रीसेट थेरेपीज, ऑटोइम्यून डिसीजेज जो होती हैं वो बॉडी में खुद को अटैक करती हैं। ठीक है, सॉरी, ऑटो इम्यून डिसीजेज में बॉडी खुद को अटैक करती है। ठीक है, तो फ्यूचर सोल्यूशन इसका क्या है? ऑटो रिएक्टिव T सेल्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है, क्रिस्पर से उनको डिसेबल करना या इम्यून सिस्टम को रीसेट करना। तो कार टी थेरेपी जो होती है ऑलरेडी कैंसर में यूज हो रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में अडेप्शन ऑनगोइंग है। दिस इज इम्यून सिस्टम रीप्रोग्रामिंग। बात करते हैं रैपिड पेंडेमिक जीन थेरेपी डिप्लॉयमेंट की। तो कोविड ने एक प्रूव दिया है फ्यूचर में वायरस जीनोम जो है सीक्वेंस इन डेज हो जाएगा। ठीक है, mRNA या क्रिस्पर बेस्ड काउंटर मेजर डिज़ाइन इन वीक्स हो जाएगा, और रैपिड मास मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म्स जनरेट होंगे। तो जीन थेरेपी जो है वो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है आपके लिए। अभी हम बात करते हैं कि नियर टर्म में, मतलब अगले 5 से 15 सालों के अंदर ये जो थेरेपीज़ हैं, ठीक है, या फिर ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कैसे इवॉल्व होंगी। तो हम बात करते हैं सिंगल जीन डिसीज़ इरेडिकेशन की। ठीक है, कुछ डिसीजेज सिर्फ एक गलत जीन की वजह से होती हैं। ठीक है, जैसे सिकल सेल की वजह से हो गई या हंटिंगटन्स की वजह से हो गई। तो फ्यूचर में क्या होगा कि डॉक्टर्स जो है वो बॉडी से कुछ सेल्स निकालेंगे, उनका गलत जीन ठीक करेंगे, फिर उनको वापस बॉडी में डाल देंगे। मतलब एक लाइफ टाइम डिसीज, एक बार का जेनेटिक रिपेयर। ठीक। सेकंड, इन यूटेरो जीन करेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर बेबी को जीन्स में प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, तो फ्यूचर में क्या होगा, उसको बर्थ से पहले ही रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और फ्यूचर में उसको बर्थ से पहले ही रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कि बीमारी डेवलप ही नहीं होगी। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है बट कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि अब आप बेबी को बर्थ से पहले ही अगर आप उसमें उसको डायग्नोज करके उसको सही कर रहे हो, तो ये जो है ये कंट्रोवर्शियल माना जा सकता है। बाकी बात करते हैं डिज़ाइनर इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरसेस की। ठीक है, सोचो अगर हम बॉडी को वायरस प्रूफ बना दें, ठीक है, जैसे HIV के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं, जैसे वायरस को एंट्री ही ना मिले। मतलब कि वैक्सीन से एक स्टेप आगे परमानेंट इम्यूनिटी। पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन्स। अब हर कैंसर अलग होता है, तो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कि ट्यूमर का जो DNA है वो रीड किया जाएगा, उसके हिसाब से कस्टम वैक्सीन बनाएंगे, और इम्यून सिस्टम को स्पेसिफिकली उस कैंसर को अटैक करने के लिए ट्रेन किया जाएगा। तो जनरल कीमो नहीं होगी, पर्सनलाइज्ड इम्यून ट्रेनिंग होगी। ठीक है, एम्ब्रियो पॉलीजेनिक ट्रेट स्कोरिंग। अब फ्यूचर में IVF के टाइम डॉक्टर्स एम्ब्रियो का DNA चेक कर सकते हैं और प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि डिसीज रिस्क क्या होगा, हाइट का पोटेंशियल क्या है, या फिर हेल्थ की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है। ठीक है, तो ये गारंटी नहीं होगा बट प्रोबेबिलिटी स्कोर हो सकता है। ठीक है, पर सिलेक्शन पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं लॉन्जेविटी पाथवे एडिटिंग की। ठीक है, ये एजिंग को स्लो करेगा आपकी। बॉडी में कुछ इंटरनल स्विचेस होते हैं जो एजिंग कंट्रोल करते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, उनको एडजस्ट करके एजिंग स्लो की जा सकती है। गोल क्या रहेगा इसका कि ज़्यादा साल जीना नहीं है। ठीक है, हेल्दी ज़्यादा जीना है। हेल्दी मतलब हेल्दी होके ज़्यादा साल जीना है। ठीक है, तो मतलब 60 की एज में भी हम 40 जैसा हेल्थ को रख सकते हैं मेंटेन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑटो इम्यून रीसेट थेरेपीज। ऑटो इम्यून डिसीजेज जो हैं,
ठीक है, वो बॉडी में खुद को ही अटैक करती है। अब फ्यूचर में क्या होगा, गलत बिहेविंग इम्यून सेल्स को रिमूव या रिप्रोग्राम किया जा सकता है, इम्यून सिस्टम को रीसेट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सिस्टम फॉर्मेट करके क्लीन इंस्टॉल दोबारा से करना। नेक्स्ट इज रैपिड पैंडमिक जीन थेरेपी। इसमें क्या होता है, कोविड ने जैसे प्रूव दिया है कि फ्यूचर में वायरस डिटेक्ट इन डेज हो जाएंगे, थेरेपी डिज़ाइन कर सकते हैं हम हफ्तों के अंदर, मास प्रोडक्शन जो है वो क्विकली हो सकता है। तो कंट्रीज जिनके पास जीन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो पेंडेमिक्स में आपका सर्वाइव बेटर करेंगे। ठीक, तो जेनेटिक ऑर्गन कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग जो है, इसमें क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम होती है, बॉडी ऑर्गन रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है कि डोनर ऑर्गन्स जेनेटिकली मॉडिफाई किए जा सकते होंगे। ठीक है, या एनिमल्स के ऑर्गन्स ह्यूमन कंपैटिबल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब वेटिंग लिस्ट ड्रास्टिकली कम हो सकती है। अब इसमें स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या होगा, जीन एडिटिंग का पावर गेम। अब अगर इसमें हम बात करेंगे तो हम जेनेटिक आईक्यू एंड हेल्थ डाइवर्जेंस अक्रॉस नेशंस की बात करते हैं। ठीक है, सोचो अगर कुछ कंट्रीज, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन को जेनेटिकली हेल्दियर बना लेती हैं, डिसीजेज एलिमिनेट कर देती हैं, या फिर कॉग्निटिव एनहेंसमेंट रिसर्च में आगे निकल जाती है, और दूसरी कंट्रीज अफोर्ड ही नहीं कर पाती, तब क्या होगा, रिच नेशन जो है वो ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट वर्कफोर्स हो जाएगा। ठीक है, पुअर नेशन जो है वो डिसीज़ बर्डन हाई हो जाएंगे, और हेल्थ केयर जो है उनका वीक हो जाएगा। इनक्वालिटी सिर्फ पैसा नहीं रहेगा, बायोलॉजी का भी गैप हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जितनी अपनी अभी तक टेक्नोलॉजी डिस्कवर डिस्कवर करी, या फिर हमने जो भी चीज़ें गो थ्रू करी, इन सब से इंसान इवन जीन्स तक पहुंचकर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आगे जाके जो सिर्फ रिच लोग हैं, या फिर जो कुछ लोग हैं, ठीक है, उन तक ये अगर पहुंच गई तो वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हेल्थ में, वेल्थ में, और कैपेबिलिटीज़ में। ठीक है, तो इससे एक वही एक गैप जनरेट हो जाएगा काफ़ी बड़ा। जो वीक होंगे, जो पैसे जिन पर नहीं होंगे इन सब चीज़ों को कराने के लिए, वो एकदम ही उनका समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक। अगर हम बात करें नेशनल जीन बैंक्स एंड डीएनए सोवरेनिटी की, तो इसमें क्या होगा, हर सिटीजन का डीएनए डेटा फ्यूचर में वैल्यूएबल एसेट होगा। कंट्रीज जो हैं वो अपना जेनेटिक डेटाबेस बनाएंगी, रिसर्च के लिए स्टोर करेंगी, और डिसीज मैपिंग करेंगी। पर इशू क्या होगा, अगर दूसरा कंट्री तुम्हारा डीएनए डेटा एक्सेस कर ले, तो डीएनए डेटा फ्यूचर का ऑयल हो सकता है। ठीक है, इसलिए डीएनए सोवरेनिटी मतलब अपने जेनेटिक डेटा पर नेशनल कंट्रोल। बात करते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड एनहांसमेंट प्रोग्राम्स की। इमेजिन करो, अगर कोई गवर्नमेंट सीक्रेटली मिलिट्री सोल्जर्स को जेनेटिकली एनहांस कर दे, ठीक है, एथलीट्स को बूस्ट कर दे, या फिर डिसीज रेजिस्टेंस प्रोग्राम चलाए, तो ऑफिशियली शायद मना हो ये चीज़ें करना, पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए रिसर्च तो चलेगी। ठीक है, कोल्ड वॉर में न्यूक्लियर रेस थी, फ्यूचर में एनहेंसमेंट रेस हो सकती है, तो रेस हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं बायो डेटरेंस ट्रीटीज़ की। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्रीटीज़ बनी है, ठीक है, वैसे ही फ्यूचर में कंट्रीज एग्रीमेंट कर सकती हैं कि जर्म लाइन एडिटिंग लिमिट कर लो, ठीक है, या बायोलॉजिकल एनहांसमेंट को बैन कर दो, जीन वेपनाइजेशन स्टॉप कर दो। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या होगी, वेरिफिकेशन कैसे होगा, है ना। जीन लैब एक नॉर्मल मेडिकल लैब जैसा ही दिखता है, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि वो जीन की लैब है, राइट। तो अब जेनेटिक ब्लैक मार्केट्स राइज हो सकते हैं, जहाँ रेस्ट्रिक्शन होगा वहाँ इलीगल मार्केट भी होगा। ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इलीगल एम्ब्रियो एनहांसमेंट क्लिनिक्स, अंडरग्राउंड जीन मॉडिफिकेशन, और आपका डिज़ाइनर ट्रेड्स फॉर रिच क्लाइंट्स, जैसा अभी हमने बात करी थी। जैसे स्टीरॉइड्स का ब्लैक मार्केट होता है ना, वैसे ही जीन एडिटिंग का भी हो सकता है। ठीक है, आओ अपनी जीन्स को एडिट कराओ और एनहेंस्ड होकर जाओ। अब इससे क्या हो सकता है, बायो क्लास जो है डिवीजन हो सकता है, एलीट एनहेंसमेंट गैप जो है जनरेट हो सकता है। सबसे डेंजरस सिनेरियो क्या होगा, सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर पाए, अगर डिसीज फ्री चिल्ड्रन, बेटर हेल्थ स्पैन, कॉग्निटिव अपग्रेड्स, तो पुअर पॉपुलेशन जो है आपकी नेचुरल बायोलॉजी पे डिपेंड करेगी सिर्फ।
तो इनइक्वालिटी जो है वो एजुकेशन गैप में आगे आएगा, इनकम गैप में भी आगे आ जाएगा और जेनेटिक गैप बन जाएगा। एक नई क्लास सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लास सिस्टम जो है वो बन सकती है। मिलिट्री एंड्योरेंस एंड रेडिएशन रेजिस्टेंस प्रोग्राम्स। अब मिलिट्री रिसर्च हमेशा जो है कटिंग एज होती है, ठीक है, मतलब टॉप नॉच। सबसे पहले कोई भी चीज़ बनती है तो वो मिलिट्री तक जाती है। तो फ्यूचर रिसर्च फोकस हो सकता है स्लीप नीड रिड्यूस करने पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेंस पे, रेडिएशन रेजिस्टेंस पे, फास्टर हीलिंग पे। अब आप ये सब चीज़ें आप समझोगे कि मोटा मोटा सब मिलिट्री के अराउंड है, ठीक है। आप अगर किसी देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सरहद पे खड़े हो तो आपको इतना इम्यून होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है, मान लो किसी ने ग्रेनेड मारा, ठीक है, ग्रेनेड अगर आपके पास आएगा तो उसमें सिर्फ वो जो उसके फ्रेगमेंट्स निकल के बॉडी में लगते हैं वो तो अलग चीज़ है, बट अगर आप उसका टेम्परेचर भी झेल लेते हो तो एक बड़ी कैपेबिलिटी होगी आपके अंदर, ठीक है। तो लोग ऐसी जो साईफाई चीज़ें हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक, जीन एडिटिंग वगैरह जब अच्छे से आ जाएंगी मार्केट में तो, या अगर आप उसको आपके फ्रेगमेंट्स लग गए तो आप क्या चाहोगे कि भाई जल्दी जल्दी हील हो जाए, ठीक। रेडिएशन जो है, रेडिएशन किसी भी इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, या आपके जो वेपन्स होते हैं इनमें रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन रेजिस्टेंस भी आप इंक्रीज करना चाहोगे ताकि आप अपनी बॉडी को इम्यून कर सको और आपको वो अफेक्ट ना करें, ठीक। स्लीप जो है वो रिड्यूस करना चाहोगे जेनेटिकली, इससे आप ज़्यादा देर तक जो है एक्टिव रह पाओगे, ज़्यादा कम लोगों की ज़रूरत होगी और अच्छी सिक्योरिटी आप देश को दे पाओगे। तो ऑफिशियली जो है वो मेडिकल रिसर्च के नाम पर ये जो चीज़ें होंगी वो हो सकती हैं आगे जाके, और स्ट्रेटेजिकली कॉम्बैट एडवांटेज के लिए सिर्फ यूज़ होगा। जीनोमिक एस्पियोनाज। अगर डीएनए डेटा वैल्यूएबल है तो हैकिंग भी होगी, ठीक है। इमेजिन करो कि पॉपुलेशन हेल्थ वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो रही हो, ठीक है, टारगेटेड बायो थ्रेट रिसर्च हो रही हो, या फिर जेनेटिक प्रोफाइलिंग फॉर इंटेलिजेंस ऑप्स हो रही हो। तो इससे क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर में न्यूरो सिक्योरिटी प्लस बायो सिक्योरिटी बन सकती है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट लेवल लग रही होंगी लेकिन एज अ प्रिटी मच पॉसिबल है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन सिस्टम शॉकवेव्स की, जब जीन एडिटिंग सोसाइटी को बदल देगा, ठीक। इंश्योरेंस रिस्क मॉडल्स कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। आज इंश्योरेंस कंपनीज रिस्क कैलकुलेट करती हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल, एज, मेडिकल रिकॉर्ड्स, आप सुट्टा पीते हो कि नहीं पीते हो, ठीक है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी हेल्थ अभी कैसी है, ठीक है, आपके कौन सी बैड हैबिट्स हैं, इन सब चीज़ों पे फ्यूचर में अगर लोग अपने जीन्स को एडिट कर लेंगे, ठीक है, डिसीज रिस्क रिमूव करा लेंगे तो ना डिसीज़ होंगी ना इंश्योरेंस का बिजनेस चलेगा। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जीन टेस्ट कराओ तब पॉलिसी मिलेगी, है ना, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये जो प्रीमियम जेनेटिक स्कोर जो है, ठीक है, या इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर जीन एडिट करा सकते हो और नहीं करते तो क्या तुम हाई रिस्क रिस्पॉन्सिबल कैटेगरी में आओगे, ये सब क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। सिस्टम रीडिज़ाइन हो जाएगा। बात करते हैं डिसेबिलिटी की, ठीक है। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन फ्यूचर में इजीली फिक्स हो सकती है तो लीगल सिस्टम क्या कहेगा। एग्जांपल, अगर डेफनेस या सर्टेन जेनेटिक ब्लाइंडनेस रिपेयर हो सकती है तो क्या वो डिसेबिलिटी रहेगी या अनट्रीटेड कंडीशन बन जाएगी। और अगर पेरेंट्स ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ करते हैं तो लॉ वर्सेस चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट आएगा। रिलीजन वर्सेस जीन एथिक वॉर्स। अब जीन एडिटिंग जो है वो एक फिलोसॉफिकल बॉम्ब है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है इसमें, क्या ह्यूमन को गॉड का डिज़ाइन चेंज करना चाहिए, क्या एम्ब्रियो सेलेक्ट करना मोरल है, क्या डिज़ाइनर बेबी नेचुरल है। डिफरेंट रिलीजन्स अलग स्टैंड लेंगे, अलग अलग रिलीजन्स का अपना अपना ओपिनियन होगा इसके अराउंड, ठीक। कुछ एक्सेप्ट करेंगे मेडिकल पर्पज़ के लिए, कुछ एनहेंसमेंट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये डिबेट जो है आपकी इमोशनल हो जाएगी, लॉजिकल नहीं होगी। पेरेंटल एनहेंसमेंट प्रेशर। सोचो फ्यूचर में अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, ठीक, डिसीज फ्री चाइल्ड, बेटर हेल्थ प्रोबेबिलिटी या हायर कॉग्निटिव स्कोर, और तुम नहीं करते, ठीक है, तो सोसाइटी क्या कहेगी, तुमने बेस्ट ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया, या फिर तुम
पेरेंटिंग जो है ऑप्शनल अपग्रेड बन जाएगा, ठीक। सोशल प्रेशर एक्सट्रीम हो जाएगा कि भाई आप भी जल्दी जल्दी अपने आप को मॉडिफाई कराओ। मैरिज जो है वो मैरिज मार्केट्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी, जेनेटिक स्कोर बेस्ड हो जाएंगी। अब आज शादी में एजुकेशन, इनकम, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या ऐड हो सकता है कि जेनेटिक हेल्थ स्कोर कैसा है, ठीक है, डिसीज रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ठीक, कंपैटिबिलिटी एनालिसिस क्या है। तो ऑलरेडी कुछ डेटिंग प्लेटफॉर्म डीएनए बेस्ड मैचिंग टेस्ट कर चुके हैं। अगर जेनेटिक रिपोर्ट नॉर्मल सीवी का पार्ट बन जाए तो क्या होगा, रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो जाएंगी। बाकी क्रिस्पर टूरिज्म, जहाँ पर लॉ स्ट्रिक्ट होगा लोग वहाँ पर नहीं कराएंगे ये सब, ठीक। वो जाएंगे उस कंट्रीज में जहाँ रेगुलेशन लूज है, ठीक है, जैसा हर चीज़ में आज भी होता है, ठीक है। जैसे आज कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक सर्जरी टूरिज्म होता है, फ्यूचर में जीन एडिटिंग टूरिज्म होगा। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि आपका लेसिक हो गया, मैंने भी अभी थोड़े दिन के थोड़े साल पहले लेसिक कराया था। तो लेसिक 3 साल पहले मैंने कराया था, जब मैं वहाँ पर गया था तो मेरे हिसाब से 10-20% ही इंडियंस थे, बाकी सब के सब वहाँ पर ब्लैक अमेरिकन्स थे, ठीक है, यूके से आए हुए लोग थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग थे, तो अलग अलग डिफरेंट नेशंस से आए हुए थे लोग। और वो अपना 2-3-4-5 दिन का टूर बना के आते हैं, उसमें वो अपनी सर्जरी कराते हैं सस्ती, ठीक है। उन लोगों के लिए वो कौड़ी की भाव होता है, और उसके बाद वो जाके वहाँ पर ट्रिप भी मार लेते हैं और अपना सर्जरी भी करा लेते हैं। तो लोग इस तरह की चीज़ों के लिए इंडिया या फिर कोई भी जहाँ पर सस्ता हो या फिर जहाँ पर जो है रेगुलेशंस लूज हो वहाँ पर घूमेंगे इन चीज़ों के लिए। फ्यूचर में जीन एडिटिंग टूरिज्म हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल रेगुलेशन जो है मिसमैच क्रिएट करेगा ग्रे जोन्स में। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्ट्रेटिफिकेशन, अगर लॉन्जेविटी आपकी एडिटिंग जो लॉन्जेविटी एडिटिंग होती है वो सक्सेसफुल हो गई और सिर्फ वेल्दी अफोर्ड करेंगे, तो एक ग्रुप 90 से 100 साल हेल्दी जिएगा, दूसरा 65 से 70 एवरेज रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी गैप जो है बायोलॉजिकल हो जाएगा, वेल्थ गैप प्लस लाइफ स्पैन गैप कंबाइन हो जाएगा। मतलब कि मोटा मोटा हर इंसान का जो पैसा है, ठीक है, वो अफेक्ट करेगा उनकी हेल्थ वेल्थ को। तो ये जो है सिनेरियो बन सकता है आगे जाके फ्यूचर में। जेनेटिक डेटा सर्विलेंस स्टेट्स, अगर गवर्नमेंट के पास सिटीजन डीएनए डेटा हो, ठीक है, तो डिसीज मैपिंग हो सकती है, पॉपुलेशन प्लानिंग हो सकती है, आपका हेल्थ केयर एफिशिएंसी हो सकती है। बट डार्कर साइड क्या है, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, प्रेडिक्टिव रिस्क लेबलिंग और टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डेटा मिसयूज का रिस्क हमेशा होता है। डीएनए डीएनए का जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, तो पासवर्ड चेंज नहीं होता उसका। तो जीन एडिटिंग सिर्फ बॉडी को चेंज करना नहीं होगा, ठीक है, ये इंश्योरेंस, लॉ, रिलीजन, शादी, पेरेंटिंग सब कुछ रीडिफाइन कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन साइंस का नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का नहीं है, क्वेश्चन है कि सोसाइटी कितनी रेडी है इसके लिए। अब तो परफेक्ट, अब हम लाइफ को कोड करने वाले जोन में आ गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी की, ठीक है, प्रोग्रामिंग लाइफ। अब आपने लैब ग्रोन मीट के बारे में सुना होगा, ठीक है, जिसमें कि जो मीट है वो लैब ग्रोन होने लगा है। तो अब हम मीट के लिए एनिमल्स पालते हैं, फिलहाल तो यही होता है, ठीक है। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या करेगा, एनिमल्स को ग्रो नहीं करेगा वो, ठीक है, सिर्फ उनकी मसल सेल्स को लैब में ग्रो कर देगा। अब प्रोसेस सिंपली समझते हैं, तो एनिमल्स से थोड़े सेल्स लिए, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो किया, ठीक है, बायो रिएक्टर में मल्टीप्लाई कराया, रिजल्ट क्या होगा, रियल मीट विदाउट स्लॉटर, ना किसी को मारा ना किसी को काटा, आपको मीट मिल गया। इससे क्या इम्पैक्ट होगा, जो लैंड यूज़ होगा वो कम हो जाएगा, वाटर यूज़ कम हो जाएगा, ठीक है, लाइफ स्टॉक मीथेन कम हो जाएगा, ठीक है। फूड इंडस्ट्री का जो है कंप्लीट रीडिज़ाइन हो जाएगा। फिलहाल ये होता भी है, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब उस लेवल पे नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। और ये भी मतलब एक अच्छी चीज़ है कि भाई किसी को ना मारा ना तो रिलीजन के जो पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी सही चीज़ है। बाकी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ई कॉली, ठीक है, इस पे बात करते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो है इंसुलिन चाहिए होता है, ये सबको पता है। पहले इंसुलिन एनिमल से एक्सट्रैक्ट होता था, अब क्या होता है,
साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया, ठीक है, ई कॉली नाम का बैक्टीरिया है, उसको जेनेटिकली रिप्रोग्राम किया, ठीक है। उनको बोला इंसुलिन बनाओ, और बैक्टीरिया फैक्ट्री बन गए। ये प्रूफ है कि सेल्स को प्रोग्राम करके यूजफुल केमिकल्स बनवाए जा सकते हैं। क्रिस्पर क्रॉप्स, फार्मर्स को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ड्रॉट की होती है, पेस्ट्स की होती है, लो यील्ड की होती है। तो क्रिस्पर से जो क्रॉप्स हैं उनके जो जीन्स हैं, ठीक है, उसको ट्विक करा जा सकता है। उससे क्या होगा, ज़्यादा हीट टॉलरेंट आपके क्रॉप्स होंगे, ठीक है, पेस्ट रेसिस्टेंट होंगे, और फास्ट ग्रोइंग होंगे, ठीक है। डिफरेंस जो है ओल्ड जीएमओ से क्या होगा इसका, कि ज़्यादा प्रिसाइज एडिटिंग होगी, टारगेटेड चेंज होगा, और एग्रीकल्चर प्रोग्रामेबल हो रहा है, ठीक है। बायोप्लास्टिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं। प्लास्टिक नॉर्मली पेट्रोलियम से बनता है। सिंथेटिक बायोलॉजी क्या करती है, माइक्रोब्स को प्रोग्राम करो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जगह प्लास्टिक मॉलिक्यूल बनाओ, फर्मेंटेशन टैंक में शुगर फीड करो, माइक्रोब्स केमिकल बनाएंगे, ठीक है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स मिलेगा। मतलब ऑयल बेस्ड प्लास्टिक जो है वो बायोलॉजी बेस्ड प्लास्टिक हो जाएगा। फिफ्थ, डीएनए सिंथेसिस सर्विसेज। आज ऐसा पॉसिबल है कि तुम कंप्यूटर में डीएनए सीक्वेंस डिज़ाइन करो, ठीक है, ऑर्डर को प्लेस करो, और कंपनी सिंथेटिक डीएनए बनाकर कुरियर कर दे। ये कोडिंग जैसा हो जाएगा, ATCG लेटर्स लिखो, ठीक है, डीएनए के, फिजिकल डीएनए मिल जाएगा। ये बायोटेक का अमेजॉन मूवमेंट है। मतलब कि आपका बायोटेक्नोलॉजी में जो भी हमने जो जीन्स वगैरह जो है इनकी कोडिंग करी है, इसको हम अमेजोन की तरह मतलब ई कॉमर्स का एक पार्ट बना सकते हैं, इधर से उधर हम इसको डिलीवर करा सकते हैं। तो पावरफुल भी है लेकिन रिस्की भी है। ऑटोमेटेड बायो फाउंड्रीज। बायो फाउंड्री का मतलब होता है कि बायोलॉजिकल फाउंड्री, यहाँ पर रोबोट्स डीएनए असेंबल करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स ऑटोमेटेड होते हैं, थाउजेंड्स डिज़ाइंस टेस्ट होते हैं। ह्यूमन साइंटिस्ट जो है वो सुपरवाइजर मशीन बन सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। तो स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज होती है, इनोवेशन साइकिल फास्ट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एआई मेटाबॉलिक पाथवे डिज़ाइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल्स के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस का नेटवर्क होता है, ठीक, इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। एआई क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा जीन ऐड या रिमूव करना है, ठीक है, ताकि जो सेल्स हैं वो डिजायर्ड केमिकल प्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल, फ्यूल बनाना हो, आपको मेडिसिन बनाना हो, फ्लेवर केमिकल बनाना हो, एआई डिसाइड करेगा बेस्ट बायोलॉजिकल रूट क्या है। तो बायोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर जो है इसमें मर्ज हो जाता है आपका एआई मेटाबॉलिक पाथवे डिज़ाइन में। अब इसका जो नियर टर्म लाइक 5 to 10 ईयर्स में क्या फ्यूचर दिख रहा है हमको, तो लिविंग कंक्रीट सेल्फ हीलिंग बिल्डिंग्स। अब सोचो कि बिल्डिंग में क्रैक आया, सपोज जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ या फिर जिस बिल्डिंग में बैठ कर मैं बना रहा हूँ, या फिर आप जहाँ पर रहते हो, ठीक है, उस बिल्डिंग में क्रैक आ गया। तो नॉर्मली क्या होगा, रिपेयर क्यू आएगा, लोग आएंगे, भाई बिल्डर वो आया आपका, क्या बोलते हैं उसको, वही जो भी जो रिपेयर करता है, ठीक है, दीवारों को, वो आएगा और सीमेंट भरेगा और उस क्रैक को फिल कर देगा। बट फ्यूचर में क्या होगा, कंक्रीट के अंदर जो है वो बैक्टीरिया ऑलरेडी डाले जाएंगे, ठीक। जब क्रैक होगा, पानी अंदर जाएगा, बैक्टीरिया एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम प्रोड्यूस करके क्रैक को फिल कर देंगे। अब ये कुछ नया सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि बिल्डिंग जो है वो खुद को रिपेयर कर लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्मार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बन ईटिंग माइक्रोब्स की। तो क्लाइमेट चेंज का जो मेन विलन है वो CO2 है, ठीक है, मतलब कार्बन जो है वो नाश ही करता है मोस्टली चीज़ों में। और हिपोक्रेसी ये है कि हम कार्बन से ही बने हैं, मतलब एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एंटायरली मेड ऑफ कार्बन। तो साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोब्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो CO2 कंज्यूम करे, उसको यूजफुल केमिकल में कन्वर्ट कर दे। इमेजिन कि फैक्ट्री चिमनी से CO2 निकले और पास में बायो रिएक्टर उसको फीड बना दे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो एक रिसोर्स बन जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट इज बायोफ्यूल एल्गी फार्म्स, ठीक है। एल्गी सिंपल ग्रीन ऑर्गेनिज्म है पर फास्ट ग्रो करता है और ऑयल लाइक जो है कंपाउंड्स प्रोड्यूस करता है। तो फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है, लार्ज एल्गी फार्म्स हो सकते हैं जो कि फ्यूल प्रोड्यूस करें,
ठीक है। पेट्रोल पंप्स की जगह बायोरिएक्टर फ्यूल हब्स बन सकते हैं जो सिर्फ एलगी के वजह से चल सकते हैं। तो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स जो है वो शिफ्ट हो सकता है। तो इट हैज़ अ पोटेंशियल। प्रोग्रामेबल प्रोबायोटिक्स। अब तुम्हारे गट्स में जो है वो ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा, इंजीनियर्ड प्रोबायोटिक्स बन सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेंगे, विटामिन को प्रोड्यूस करेंगे, इवन मूड इन्फ्लुएंस जो है कर सकते हैं। मतलब डेली कैप्सूल इक्वल टू मिनी बायो प्रोग्राम इनसाइड बॉडी, ठीक है। मेडिसिन इंटरनल हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑन डिमांड ड्रग प्रिंटिंग, हॉस्पिटल बायोरिएक्टर्स। तो आज ड्रग्स फैक्ट्रीज में बनती हैं, फ्यूचर में हॉस्पिटल्स के अंदर मिनी बायोरिएक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट का डेटा लो, कस्टम ड्रग को ग्रो करो, ऑन साइट प्रोड्यूस करो। तो मेडिसिन जो है मास प्रोड्यूस नहीं होगी, पेशेंट स्पेसिफिक हो सकती है, कस्टमाइज्ड दवाइयाँ बन सकती हैं पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब नेक्स्ट इज बायो ल्यूमिनेसेंट अर्बन लाइटिंग। अब नेचर में ऑलरेडी ग्लोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आपने जुगनू देखा होगा, ठीक है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लो करती हैं, ठीक। अब इससे क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो प्लांट्स या फिर जो एल्गी है, ठीक है, को इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वो सॉफ्ट लाइट एमिट करें। इमेजिन कि रोड्स के साइड ग्लोइंग ट्रीज होंगे, ठीक है। और ये मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नेचुरल है, पार्क में नेचुरल बायोलाइट हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोल्स कम हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी उसमें एनर्जी बच सकती है। और हम इस तरह से चीज़ों को, सराउंडिंग्स को, एटमोसफेयर को, या फिर जो आपके आसपास रिसोर्सेज हैं उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा इससे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट रेजिलियंट इंजीनियर्ड क्रॉप्स। अब क्लाइमेट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो हीट वेव्स जो हैं या फ्लड्स जो हैं या जो ड्रॉट है, ठीक है, इन चीज़ों से सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कब तेज हवा चल जाए गर्म, ठीक, कब बाढ़ आ जाए, या फिर कब जो है सूखा पड़ जाए। तो फ्यूचर क्रॉप्स जो है वो इंजीनियर्ड हो सकते हैं, एक्सट्रीम हीट सर्वाइव कर सकते हैं, सॉल्टी सॉइल टॉलरेट करेंगे, और लेस वाटर में ग्रो कर सकते हैं। जो फूड की सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली बायोटेक पे डिपेंड करेगी। द नेक्स्ट इज स्पेस ग्रेड क्लोज्ड लूप बायो सिस्टम्स। अब इसमें क्या होता है, स्पेस में सर्वाइवल के लिए, मतलब अर्थ के बाहर जो स्पेस होता है उसमें सर्वाइव करने के लिए आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, वाटर को रिसाइकल करना पड़ेगा, फूड को ग्रो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम्स का मतलब है कि वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो और रिसाइकल होके रिसोर्स बन जाए, ठीक। तो सिंथेटिक बायोलॉजी से प्लांट्स ऑक्सीजन देंगे, माइक्रोब्स जो है वो वेस्ट को ब्रेक करेंगे, फूड कंटिन्यूस ग्रो होगा। जो मार्स है वो कॉलोनी बायोलॉजी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एज ने स्टील और ऑयल से दुनिया बनाई, बायो एज लिविंग सिस्टम्स से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन की, ठीक है। सिंथेटिक बायोलॉजी का पावर शिफ्ट। तो ऑयल डिपेंडेंसी से कोलैप्स हो सकती है। आज दुनिया की इकॉनमी ऑयल पे चलती है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक, केमिकल्स, एनर्जी। पर अगर बायोफ्यूल्स एल्गी से बनने लगे, ठीक है, या बायोप्लास्टिक्स माइक्रोब से बनने लगे, इंडस्ट्रियल केमिकल्स फर्मेंटेशन से बनने लगे, तो ऑयल की डिमांड धीरे धीरे कम हो सकती है। मतलब एनर्जी पावर ऑयल वेल्स से शिफ्ट होकर बायोरिएक्टर्स तक आ सकते हैं। पेट्रोस्टेट्स डिस्टेबलाइजेशन। अब कुछ कंट्रीज की इकॉनमी ऑलमोस्ट प्योर ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर ऑयल की डिमांड ग्लोबली गिरती है तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो गिर जाता है, वेलफेयर सिस्टम प्रेशर में आ जाता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है या बढ़ती भी है। तो जैसे कोयले ने इंडस्ट्रियल पावर को इंडस्ट्रीज को पावर दिया, ठीक है। फिर कोल स्टेट्स डिक्लाइन हो गए। पहले तो उसने खूब पीक पे रहा, ठीक है, एनर्जी फील्ड में कोल। फिर क्या हुआ, वो डिक्लाइन हुआ। तो अब इससे क्या होता है कि ये सेम पैटर्न जो है ऑयल के साथ भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम आज की डेट में जो फूड प्रोडक्शन होता है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। कल क्या हो सकता है कि इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो हैं वो हीट टॉलरेट करेंगे,
सॉल्टी सॉइल में ग्रो भी कर सकते हैं, वर्टिकल फार्म सिटीज़ के अंदर होंगे, आजकल भी होता ही है। तो मतलब ट्रेडिशनल फर्टाइल रीजन्स का एडवांटेज जो है कम हो सकता है, जो बायोटेक में स्ट्रांग होगा वो फूड सिक्योर होगा। ठीक है। फूड सप्लाई, फूड पावर जो है वो ज्योग्राफी से साइंस में शिफ्ट हो सकती है। अभी हम बात करते हैं तो बात करते हैं जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर है, जो कि बड़े बड़े प्लॉट्स, ठीक है, फार्मिंग लैंड्स पे होता है। इसमें हमारे को मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वर्टिकल फार्म्स जो हैं वो सेम 1 बीघे के खेत में आप 15 बीघे का काम कर सकते हो। इसमें आपको ना मिट्टी की ज़रूरत होती है, सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। और जो न्यूट्रिएंट्स आपको देने हैं, जो मिट्टी से मिलते हैं, वो आप ऑलरेडी उसमें केमिकली उसमें पानी में मिला के दे सकते हो। ठीक है। टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो, ह्यूमिडिफायर वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ठीक। और जो लाइटिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, उसको आप नेचुरली इमिटेट कर सकते हो। तो मोटा मोटा आप कम स्पेस में ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ठीक है। ज़्यादा कस्टमर्स को केटर करोगे आगे। और आज भी ये सब पॉसिबल है, बट वही है कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा महंगा होता है ये जो प्रोड्यूस होता है, वो इसलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ लैब ग्रोन होता है, या फिर आप इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हो। ठीक है। 10-15 लाख रुपए से लेकर ये करोड़ों तक में जाते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ऑटोमेशन लेवल कितना ऑटोमेटेड है, जितना उसमें सेंसर्स और आपकी रोबोट्स वगैरह ये सब यूज़ होंगे, उतना ज़्यादा महंगा होगा सेटअप, और उतना ज़्यादा ज़्यादा ही आपको टाइम लगेगा अपना अमाउंट जो है रिकवर करने में जो आपने लगाया। और जो प्राइसेस हैं, ठीक है, सामान के, वो भी महंगे होंगे। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता फिलहाल की एज में जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू। इसलिए अभी फ़िलहाल जो है इतना प्रॉफिटेबल या इतना ज़्यादा स्केल्ड नहीं है, या फिर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बट मे बी इन द केस, मे बी आगे जाके ये सब होगा, और होगा ही होगा। बात करते हैं बायोटेक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की। ठीक है। जैसे एडवांस्ड चिप्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कंट्रोल होते हैं फ्यूचर में। जीन सिंथेसिस टूल्स, आपका हाई एंड बायो रिएक्टर्स, और एडवांस्ड क्रिस्पर जो किट्स होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है इन सब पे। कंट्रीज कहेंगी ये टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रेटजिक है, ठीक है, इसको हम इधर उधर शेयर नहीं करेंगे। बायोटेक भी सेमीकंडक्टर जैसा सेंसिटिव सेक्टर बन सकता है। तो ये आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर के ऊपर इतनी वॉर चल रही है। ठीक है। यूएस चाह रहा है कि भाई हम चाइना को सेमीकंडक्टर ना दें, और जो चाइना है वो कम रिसोर्सेज में ही अपने जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अब उसको खुद खुद ब खुद अपना बनाना पड़ रहा है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स एंड ऑल। तो ये चीज़ें आगे भी होंगी। जैसे जैसे लोगों को किसी भी चीज़ में पोटेंशियल दिखेगा, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहेंगे। और अपने जो राइवल कंट्रीज़ हैं, या फिर जो अपने एनिमीज़ हैं, ठीक है,